कायरा साहब, वैसे आपके दोनों भाई जो हैं उनके ज़्यादा कुछ चांसेस थे कि वो सियासत में आएंगे, सियासत में आने के चांसेस ज़्यादा थे। अभी भी डेरे पे आपके बड़े भाई जो होते हैं, जब डेरे पे जाते हैं ख़ासतौर पे ईद पे, तो हुक्के का कॉन्सेप्ट अभी भी वहाँ पर मौजूद है। कुछ आपको भी है कि अच्छा जाते हुए ये हमारा जो है ना रवायती देहाती कल्चर, उसमें हुक्का आज भी डेरे का एक हिस्सा है। और जिस डेरे पे हुक्का नहीं होता वो डेरा नहीं होता, वो दफ्तर होता है। क्या बात है। तो मेरे बड़े भाई साहब करते हैं, यकीनन मेरे वालिद जब वालिद साहब थे और चचा थे, तो उनके साथ मेरे बड़े भाई साहब और मेरे छोटे नदीम वो काम करते थे। मैं उस वक्त पढ़ता था, उसके बाद छोटा मोटा काम शुरू किया। तो मेरा अमली तौर पे सियासत में आने का कोई इरादा नहीं था। मैं कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियन का सदर था, पंजाब यूनिवर्सिटी में आए तो यहाँ भी तालिब इल्म के हद तक और एक कारकुन के हद तक बहुत काम किया, लेकिन कभी भी अमली सियासत में आने का इरादा नहीं था। आपका मैंने सुना था कि आप टीचर बनना चाहते थे, तो फिर ये पॉलिटिशियन कैसे? बस ऐसे ही थी। मेरे 2000 के इलेक्शन में, लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए ना जी, 2001 में आके मेरे छोटे भाई नदीम वो यूनियन काउंसिल के नाज़िम बने, फिर वो तहसील नाज़िम बन गए, तो सीट खाली हो गई। ये सियासी अमल में बड़ा होता है कि वो जी घर की सीट है और हमारे बुजुर्ग फौत हो गए थे। बुजुर्गों के फौतगी के बाद एक बड़ा झटका होता है आपके लिए। उस वक्त ये था कि अब इनके लिए संभलना मुश्किल होगा, और हमारे मुखालफिन बड़े तगड़े लोग हैं, वसाइल वाले हैं बड़े तगड़े। तो उस वक्त फैसला हुआ, मेरा ख्याल था कि हमारे एक बुजुर्ग फौत हो गए शेख अब्दुल खलील साहब, उनके बेटे उनको बनाया जाए नाज़िम। अच्छा, मैंने सपोर्ट भी किया। मेरा काम होता था अरेंज करना, मैं खुद तकरीरें वकरीरें कर लेता था, लेकिन अमली सियासत में नहीं था। तो उनके वालिद साहब शेख खलील साहब मरहूम, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, वो हमारे शहर की मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा मुश्किल है, तुम्हें समझ नहीं आ रही तुम क्या फ़ैसले कर रहे हो, ये मुश्किल इलेक्शन होगा और इसमें हमें जीतना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर से इलेक्शन लड़ेगा, और मेरा उन्होंने कहा कि ये लड़ेगा। अच्छा, वो हमारे बुजुर्गों के बड़े करीबी साथी थे, तो वो डांट के भी हमें कह लेते थे। मैंने वहाँ से नारा लगाया कि जी मैंने सियासत नहीं करनी, मेरा ये काम नहीं, मैं तो काम करूँगा। उन्होंने कहा चुप कर दो। तो उन्होंने चुप करा दिया। मुझे सब ने कहा कि ठीक है तुम लड़ो। मैंने रजिस्ट किया, लेकिन फिर मैं नाज़िम बन गया। वो बड़ा मुश्किल इलेक्शन था, और लेकिन बड़े लीड से जीत गया मैं। उसके बाद ऐसा हुआ कि ज़िला काउंसिल में आ गए, तो ज़िला में आके अपनी सियासी जो कारकर्दगी थी वो दिखाई कुछ न कुछ लोगों के साथ। बड़े नौजवानों का ग्रुप था हमारा अपोजिशन में, और हम बड़ी फाल अपोजिशन थे। अच्छा। बहुत तगड़ी। उसके बाद कोई 10 महीने बाद इलेक्शन आ गए, ये जनरल इलेक्शन। तो बड़े भाई साहब उनका था कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने कहा जी बस इतना तक मैं ले आया हूँ, बाकी आपका। उन्होंने कहा नो, क्यों अच्छा ये भी आप नहीं करना। तो मैं वो इलेक्शन लड़ लिया जी, फिर अपोजिशन में चले गए, तो वहाँ से अगला इलेक्शन लड़े, तो पार्टी में आ गए। अच्छा भाई, ये हादसाती सफर होता है कि होता चला जाता है, ये किस्मत लेके जा रही होती है हमारी। ये थोड़ा सा ईद की तरफ हम ना वापस आते हैं जी। बचपन के अंदर कुछ शौक होता था कि जी कि खुद कुर्बानी का जानवर लेने जाना है जी, खुद देखना है, इस तरह का कुछ होता था, या जानवर को जी अब मैंने तैयार करना है, बहुत ख्याल रखना। और अब बच्चे, आपके जो बच्चे हैं, उनको कितना शौक होता है, फ़र्क क्या है? हमजा फ़र्क तो बहुत है। जब हमारे ज़माने में जो ईद थी, उसमें तो सारी रात लड़कियों का मोस्टली होता है ना कि आपस में कंपटीशन कि कौन सुबह अच्छा लगेगा अपने वो, मतलब हम खुद ही अपने आप में एक डिज़ाइनर, और हाँ तो कौन ज़्यादा अच्छी लगेगी, सबसे ज़्यादा ये होता था। और सुबह का वेट कि वो रात इतनी खूबसूरत होती थी, चांद रात के सुबह तक जागना सबने। तो मेहंदियाँ सब कज़न्स वगैरह मिलके लगाते थे। तो मैं चूँकि मुझे मेहंदी लगवाने का शौक़ नहीं था, तो इस चीज़ से आई वॉज अवे। बाकी जहाँ तक कुर्बानी के जानवर खरीदने का कॉन्सेप्ट ना पहले था ना अब हमारे घर में, चूँकि हम तो जिम्मेदार फैमिली से हैं, तो हमारे अपने तो ये अपने ही होते थे। अभी भी मैं सेम करती हूँ कि मेरे बकरे फार्म पे मैं पूरा साल रखती हूँ, क्योंकि मटन हम लोग बाहर से नहीं लेते। तो अभी भी ये है कि जो बकरे, लेकिन मेरे बच्चे वो फिर जैसे अब कोई एक वीक पहले ना दे यूज्ड टू गो टू द फार्म, और वो जाके वो बकरा अपना अपना कहते कि ये मेरा है, तो फिर उसके साथ जो भी उन्होंने थोड़ा कुछ मोहब्बत हो जाती है, कुछ लगाव हो जाता है। जी बिल्कुल। तो वो बच्चे मेरे ज़रूर, और ये रखना चाहिए। जैसे मैंने अभी तो कोविड की वजह से नहीं, लेकिन चांद रात की शॉपिंग
ऑफ कोर्स मैं पहले सारी कर लेती हूँ, लेकिन स्लोगन के तौर पर कि बच्चों को ये पता हो कि भाई ये एक हमारी रिवायत है और इसमें हमने ये जाना है। मसलन आई डोंट वांट कि मेरे बच्चे कभी ज़िंदगी में हमारे बाद भी कि जी हम ईद का दिन या चांद रात सो के गुजारी, बिल्कुल भी नहीं। नहीं वो तो चीमा साहब बताते हैं, उनको क्रेडिट कार्ड पे उनके काफी मैसेजेस आते रहते हैं चांद रात को, खास तौर पे बताया था छोटी ईद पे चीमा साहब ने। यानी कि उनकी क्रेडिट कार्ड वाली जो स्टोरी से वो कहते हैं मुझे लव लेटर मिलते हैं, उनको लव लेटर का नाम है। लव लेटर उनको ईद पे ज्यादा मिलते हैं, ईद के करीब। और चांद रात पे फिर ज़रूरी होता है, कंपल्शन है ये कि भाई शॉपिंग पे जाना है। और फन टाइम बेसिकली तो ये होता है ना कि बच्चों को ये हमारी सारी रवायात और सब कुछ उनको पता होना चाहिए। और क्योंकि हमारा तो है भी ईद हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरह होती है, सब इकट्ठे होते हैं तो बहुत मजा आता है। बच्चे मेरे बहुत ईद को एंजॉय करते हैं। हम चाहते हैं हम अभी भी आप ईद को एंजॉय करें, अभी हमारे पास आई है, हम आपको और एंजॉय कराएं। ये आप हमें बताएं ना, हम तो वैसे खाने पीने की बात करें, जो आर्टिस्ट होते हैं खास तौर पे जो सिंगर्स होते हैं उनके बारे में सुना कि वो बहुत मोहतात होते हैं खाने के बारे में कि ये चीज खानी है नहीं खानी, वो क्या होता है मामला? और ठंडा और चावल, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभी ईद मना लेते हैं। रमजान में मैं सारी चीजें खाती हूँ जो मतलब मुझे मना है, जो मैं मेरे लिए नुकसान दे, वो मैं सारी रमजान में अपनी कसर निकाल लेती हूँ। चावलों से कैसे अवॉइड करती है? वैसे हर कोई चावलों का बड़ा शौक। चावल गले के लिए अच्छे नहीं है, जो गाने वाले हैं उनके लिए चावल बादी जितनी भी चीजें हैं वो जो अच्छी नहीं है, मतलब गले के लिए खराब करती है, गले में खराश आ जाती है। गाने में स्टेज पे अगर आ जाए तो फिर अब अचार मेरी फेवरेट चीज़ है, लेकिन मैं जब मेरे सामने आ जाए तो फिर जब उठाए ना कोई तो मैं फिर खा ही लेती हूँ। बात इधर ही रोक देते हैं, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। तो बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ जारी हैं, हमारे मौजूद मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, जिस तरह से आपने बहुत सारी, हम सबको ही पता है, वजारतें इंजॉय की हैं, घर की भी एक वजारत है, कौन वजीर आजम है? भाभी आप? हर घर वाली का होता है जी। जबरदस्त। नहीं तो घर में कंट्रोल भाभी का ही है। मैंने कहा जी घर तो घर वाली का होता है, वहाँ आपने उसकी मर्जी से। अच्छा नहीं, उसके बाद बच्चों का भी होता है। आपने एक दफा बताया था कि आपकी साहिबजादी का आपको फोन आया, उन्होंने कहा कि आप हमें भी अपना वोटर समझे, उनको जो वक्त नहीं दे पाते, तो आगे से आपका जवाब क्या था? सियासी जिंदगी में मैं कोई मेरा मिजाज अच्छा नहीं है इस मामले में, लेकिन मैं जो भी काम करता हूँ वो अपनी फुल कमिटमेंट से। मैं सियासत में भी मुकम्मल तौर पर सियासी हूँ, तो इतना ज़्यादा, और हम सियासी मजदूर हैं, हम कोई सियासी लीडर तो है नहीं, लेकिन अपनी फैमिली आपकी इतनी इग्नोर हो जाती है कि मैं उस गवर्नमेंट में थे हम, और दिन रात एक ही काम है, सुबह उठ कर जल्दी जल्दी निकलना है, रात को लेट आना है, बच्चे सोए होते हैं। मेरी बेटी उस वक्त कॉलेज पढ़ती थी, उसने मुझे फ़ोन किया कि पापा क्या हाल है, खैर है? पापा एक काम करें। अच्छा बेटा बताओ, आप आज हमें अपना वोटर समझ लें, तो आज शाम खाना हमारे साथ करें। तो मैंने कई महीनों के बाद उनके साथ बैठ के खाना खाया, मैं फ़ौरन सब कुछ छोड़ के चला गया घर। तो वो मेरे लिए सच्ची बात है, जैसे इस चीज़ ने मुझे हिला के रख दिया कि मेरे बच्चे मुझे इतना मिस कर रहे हैं, मैंने इतना इग्नोर किए बैठा हूँ उनको। तो बता अपनी ज़िंदगी में बाजू का इतना होता है, उसका ख्याल नहीं रहता। तो बड़ा ये हमारे जैसे बंदों के, मेरे जैसे बंदों के साथ तो खैर मेरे भाइयों का, मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने मुझे कबूल किया हुआ है, वरना मैं सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा, तभी तो आप इस तरह से इतने पैशनेट होकर अपना काम से लगे हैं, काम कर रहे हैं अपना।